नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार, यानी ठोसों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेसन ठोस सॉलिड स्टेट के अंदर हम पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। तो ध्यान देना, ठोसों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। पहले तो हम इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम लिखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। अब हम यहाँ पर यही चर्चा करें कि ये ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित क्यों होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी कणों का एक निश्चित पैटर्न होता है। जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित पैटर्न में होते हैं। ज्यामिति निश्चित होती है, अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में होने के कारण। और ये अवयवी कणों का जो निश्चित पैटर्न होता है वो बहुत अधिक दूरी तक एक समान रूप से रहता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होने के कारण क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी ज्यामिति निश्चित होती है। अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होने के कारण इनकी ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वे ठोस जिनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब ज्यामिति अनिश्चित क्यों होती है? अनिश्चित ज्यामिति, तो इनकी ज्यामिति अनिश्चित क्यों होती है? क्योंकि अवयवी कणों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न नहीं होता, पैटर्न निश्चित नहीं होता। और अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न, जैसे यहां तो हमने देखा एक निश्चित व्यवस्था में, लेकिन इसमें अवयवी कणों का पैटर्न रहेगा अल्प दूरी तक। यहाँ दूरी ज्यादा थी, यहाँ कम थी, इधर आ गया, इधर, है ना। अवयवी कणों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है ना। और ये व्यवस्थित भी होते हैं अवयवी कण, तो अल्प दूरी तक अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, तो उस व्यवस्था को हम बोलते हैं लघुपरासी व्यवस्था। अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था होने के कारण इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है और अनिश्चित ज्यामिति के कारण इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था होने के कारण ज्यामिति अनिश्चित होती है उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें क्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में होते हैं और अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न होने के कारण जिनकी ज्यामिति निश्चित हो जाती है उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आगे चल के अगर हम देखें तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अंतर देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के और कौन कौन से गुण होते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोसों से भिन्न होते हैं। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, तो एक तरफ तो हम लिख देते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ हम लिखते हैं
अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। तो पहला अंतर तो आकार का ले लेते हैं, आकृति का ले लेते हैं, जो कि हमने अभी इनकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, उस परिभाषा में लिया था। ध्यान देना, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति या आकार निश्चित होता है, ज्यामिति निश्चित, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है, ज्यामिति अनिश्चित होती है, ज्यामिति अनिश्चित होती है। ये पहला अंतर देखा। दूसरा देखिए अवयवी कणों की व्यवस्था। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अभी परिभाषा में हमने इसके बारे में जिक्र भी किया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों की जो दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जिससे कि ज्यामिति निश्चित हो जाती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है। यहाँ अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जबकि यहाँ पर अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है, अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था, है ना। तो ये अवयवी कणों की व्यवस्था, एक गुण भी लिख सकते हो आप इधर के आकार में, है ना, अवयवी कणों में। तीसरा देखें हम गलनांक, है ना। तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, निश्चित गलनांक। जैसे बर्फ की बात करें तो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर के ऊपर पिघल जाती है ना, 0 से ज्यादा करते हैं तो इसका गलनांक होता है ना बर्फ का, वो फिक्स है। ये किसी क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम देखेंगे तो उसका गलनांक होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होकर एक परास में रहता है। जैसे क्रिस्टलीय ठोसों को आप गर्म करोगे तो वो थोड़े से मुलायम हो जाएंगे। जैसे रबर की बात ही करें, हम रबर को हम गर्म करेंगे तो थोड़ा मुलायम होगा, और ज्यादा गर्म करेंगे तो और ज्यादा मुलायम हो जाएगा, और ज्यादा गर्म करेंगे तो फिर वो पिघल जाएगा। तो पिघलना तो पहले से ही शुरू हो गया था जब वो मुलायम होना शुरू हुआ था। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि उसका गलनांक ये होगा, है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो गल रहा है, वैसे वैसे वो पिघल रहा है। तो इनका गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होकर एक परास में होता है। गलनांक एक परास में होता है, एक परास, है ना। जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ये इसका गलनांक है। तो ऐसे परास होगा। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में फिक्स पॉइंट होगा, जैसे कि 1500 डिग्री सेल्सियस है, 110 डिग्री सेल्सियस है, ये फिक्स पॉइंट आ जाएंगे इसमें क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक होता है वो एक परास में आता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इनकी देशिकता की, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम देशिक होते हैं, विषम देशिक। ये भी क्वेश्चन बनता है, एक विषम देशिक, और ये होते हैं समदेशिक। तो ये विषम देशिक और समदेशिकता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जब हम क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक गुण जैसे गलनांक है, अपवर्तनांक है, विद्युत की चालकता है, आदि गुणों का हम अध्ययन करेंगे तो हमें सभी दिशाओं के अंदर अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके भौतिक गुणों के सभी दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, इसलिए ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, है ना। और विषम देशिक प्रकृति के होने के कारण इन्हें विषम देशिक पदार्थ और पदार्थों के इस गुण को हम विषम देशिकता कहते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न होता है। मैं थोड़ा इसको ऐसे रफली समझाता हूं, समझना। ये Na+Cl- Na+Cl-Cl-Cl-Na+, तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अगर आप अपवर्तनांक को यहाँ से ज्ञात करोगे तो क्लोराइड के कारण, यहाँ से ज्ञात करोगे तो सोडियम के कारण, यहाँ से ज्ञात करोगे तो सोडियम क्लोराइड के कारण,
है ना। तो अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न होने के कारण इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करने पर सभी दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, इसलिए ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में होता क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, अवयवी कण बिखरे हुए रहते हैं, कहने का मतलब एक प्रकार से। और अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न नहीं होने के कारण इनके जो भौतिक गुण है, अगर उनका आप अध्ययन करोगे तो सभी दिशाओं में समान मान प्राप्त होंगे, सभी दिशाओं में समान। इसलिए इन्हें हम समदेशिक पदार्थ कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को। और समदेशिक पदार्थ कहते हैं पदार्थों के इस गुण को हम समदेशिकता कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस तो समदेशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो इनका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र, तो शीतलन वक्र होता है क्रिस्टलीय ठोसों का तो असतत होता है। अगर हम इनको ठंडा करेंगे, जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो वो एक ठंडा करते जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पूरा ही बर्फ में बन जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर शीतलन हो गया उसका। जबकि रबर को आप ठंडा करोगे तो वो धीरे धीरे जमता जाएगा, धीरे धीरे जमता जाएगा, तो एक सतत रूप से जमेगा वो रबर। जबकि बर्फ पे पानी एक सतत रूप से थोड़ी जमेगा, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होते ही एकाएक जम जाएगा। तो इनका शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है, सतत होता है। अगर नेक्स्ट गुण देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को हम आभासी या अतिशीतित द्रव्य कहते हैं, अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से एग्जाम, बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अतिशीतित द्रव्य किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। देखो, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अति अल्प प्रवाह क्षमता होती है, और अति अल्प प्रवाह क्षमता के कारण इन्हें हम अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। जैसे हम कांच की बात करें, अगर आप पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच देखोगे, बारीकी से देखोगे तो आपको ऊपर का किनारा थोड़ा पतला लगेगा और नीचे का किनारा मोटा लगेगा, क्योंकि कांच के अंदर प्रवाह क्षमता होने के कारण कांच धीरे धीरे बहता हुआ नीचे से तो मोटा हो गया और ऊपर से पतला हो गया, है ना। या इसी प्रकार से अगर हम कांच होता है वो गर्मियों के दिनों के अंदर थोड़ा मुलायम हो जाता है, वैसे ऐसे देखने से नहीं, बहुत ही नाक के बराबरी समझो, बहुत सूक्ष्म, है ना, और सर्दियों में वापस कठोर होता है। तो ये बार बार क्रिस्टलीकृत होना यानी थोड़ा मुलायम थोड़ा कठोर होने से कांच के अंदर जो पारदर्शिता होती है, जो आर पार दिखने की प्रवृत्ति होती है, उसमें थोड़ी सी धुंधलाहट आ जाती है, कांच थोड़ा धुंधलापन लिए हुए हो जाता है कुछ सालों के बाद में। ये किसके कारण है, कांच के अंदर अति अल्प प्रवाह क्षमता के कारण। तो कांच को हम अतिशीतित द्रव्य कहते हैं, क्योंकि कांच में अति अल्प प्रवाह क्षमता होती है। अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण कांच को अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इनकी उदाहरण देखें तो उदाहरणों के अंदर देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर सभी धातु आ जाएगी लगभग, आयनिक ठोस भी लगभग सारे आ जाएंगे। आयनिक ठोस है ना, जैसे NaCl है, जिंक सल्फाइड है, और भी जितने भी हैं वो क्रिस्टलीय ठोस, जिन्हें हम महसूस करते हैं, वास्तव में देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में जैसे रबर है, कांच है, ये कांच का एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करेगा। कांच है वो अक्रिस्टलीय में, क्वार्ट्ज कांच होता है वो क्रिस्टलीय में आता है, ये ध्यान रखना। कांच आपको कंफ्यूज कर सकता है, कांच को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आसानी से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषाएं बता सकते हैं। इसके क्वेश्चन भी तैयार करना, जैसे कि समदेशिकता विषमदेशिकता किसे कहते हैं,
क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है क्यों, इनका क्रिस्टलीय का सतत होता है क्यों, इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है क्यों, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है क्यों। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चनों की तैयारी करना, और एक बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा इससे कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस लेक्चर में आसानी से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सॉलिड स्टेट है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक इस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एकक कोष्टिका और क्रिस्टलीय जालक, है ना। इस लेसन का मुख्य पार्ट शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनेंगे, ये ऐसा नहीं है कि ये मुख्य नहीं है। जो सीनियर की बुक में एक लाइन भी लिखी हुई है वो भी आपके लिए मोस्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ये मत समझना कि ये तो फालतू के है। क्या 12th की क्लास के स्टूडेंटों को कोई फालतू का टॉपिक थोड़ी पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आपके जो सिलेबस में प्रत्येक लाइन है वो मस्ट समझ के, और जिस स्टूडेंट ने किताब की प्रत्येक लाइन अच्छी तरह से तैयार कर ली है उसके 100 में से 100 नंबर है केमिस्ट्री के अंदर, कोई नहीं काट सकता। क्योंकि और केमिस्ट्री यहाँ सीनियर के एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, आगे चलकर आप कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो वहां पर भी केमिस्ट्री के आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर पाओगे अगर प्रत्येक लाइन को आप क्लियर कर लेते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोष्टिका और क्रिस्टलीय जालक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।